विवेक सर, ये जो स्पीकर बनाने को लेकर के चर्चाएं हो रही है, कहा यह जा रहा है कि अब टीडीपी भी तैयार हो गई है कि भाजपा का स्पीकर बन जाए। इस पूरे समझौते को, इस पूरे समीकरण को, इस पूरे गुणागणित को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि टीडीपी और जेडीयू को लेकर के बात कही जा रही थी कि अगर लोकसभा स्पीकर ये अपना बनाने में नाकाम रहते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ने के लिए इन दो पार्टियों को पहले तोड़फोड़ करेगी, ये तय। इस परिस्थिति में भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आखिर कैसे तैयार हो जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की शर्तों पर? जी हाँ जी, राम प्रकाश जी, इसका स्पष्ट जो भी उसमें से संकेत आ रहे हैं वो ये है कि भाई हम तोड़ेंगे जरूर लेकिन आपकी पार्टी नहीं, इस तरह का कोई एश्योरेंस मिला होगा तभी तो इस पद के लिए वो अभी आग्रह नहीं कर रहे। वो नहीं कह रहे कि हमको स्पीकर का पोस्ट चाहिए। ये हो सकता है कि ये इस बात के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग बन गई हो कि वो जेडीयू और टीडीपी इन दो पार्टियों का कोई नुकसान नहीं होगा, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हो सकता है कि वो टारगेट करेंगे बाकी दूसरी पार्टियों को। समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि जिस तरह का संख्या बल चाहिए इस तरह का स्प्लिट करने के लिए, तो उतना तो कांग्रेस से तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कांग्रेस में एक नई चेतना है, तो कांग्रेस से लोग टूटकर बीजेपी में जाएंगे, इसकी संभावनाएं उतनी नहीं है जितनी बाकी पार्टियों से बनती है। मुझे तो वो भी नहीं लग रहा है, लेकिन शायद उसमें कोशिश यही की जाने वाली है कि जो भी तोड़फोड़ करनी है उसमें समाज अपना जेडीयू और टीडीपी इन दोनों को स्पेयर किया जाएगा। इन दोनों के साथ में किसी भी तरह का इनके साथ में कोई खेल नहीं होगा। इस तरह का कुछ अंडरस्टैंडिंग बना हो तभी तो ये स्पीकर की पोस्ट का आग्रह इन्होंने नहीं रखा है। उसके सिवाय इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या दिया जा सकता है? और जहां तक टीडीपी का सवाल है, देखिए उनको जो चाहिए सेंटर से, उनको स्पीकर के पद से ज्यादा टीडीपी को एक शांततामय वातावरण में वो रहने दे। आंध्र प्रदेश में उनके साथ में वहां की सरकार, जैसे वो बाकी स्टेट गवर्नमेंट के साथ में बीजेपी जिस तरह का व्यवहार करती है, तकलीफ देती है, गवर्नर के थ्रू परेशानी पैदा करती है, और बहुत सारे जो उनके कानून है, कानून को राष्ट्रपति का जो एक एसेंट चाहिए होता है वो मिलने में दिक्कत होती है। जो राज्यपाल होता है वो हर तरह की अड़चने लाने की कोशिश करता है, और कुल मिलाकर राज्य सरकार को ठीक से काम नहीं करने दिया जाता। ये जो एक छल और कपट वाली राजनीति गैर भाजपा सरकारों के साथ में भाजपा करती है, उससे शायद निजात उनको मिलेगी और वो अपना जो गवर्नमेंट है टीडीपी का उसको शांति से चला पाएंगे और वो कंसंट्रेट कर पाएंगे अपने काम पर। इस तरह का एक गिव एंड टेक वाली पॉलिसी में शायद टीडीपी का को शांत किया गया होगा कि भाई आपकी सरकार, आपको एक स्पेशल पैकेज भी मिलेगा। अब वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलता है या नहीं है, ये अपने आप में एक अलग फिर से डिबेट है, क्योंकि स्पेशल पैकेज में तो वो उनको इंटरेस्ट नहीं है, उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ही चाहिए। तो उसके लिए वो कहाँ तक मोदी राजी होंगे, ये भी एक सवाल है। लेकिन उनको मूलतः, उनको मुख्यतः वो ये चाहिए कि उनके राज्य में उनको शांति से काम करने दिया जाए, जिसकी जो भाजपा से के साथ में सबसे बड़ा डील यही हो सकता है। वो स्पीकर का पद वगैरह ठीक है, वो अगर वो टीडीपी को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे और टीडीपी के साथ में एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे तो उनको स्पीकर के पद से कोई लेना देना नहीं। जो उन्होंने 1999 में किया था शायद वो अब की बार नहीं करना चाहेंगे। जेडीयू का जहां तक सवाल है तो जेडीयू का भी वही है। अगर डबल इंजन वाला जो एक फैक्टर है वो अगर जेडीयू के पक्ष में बिहार में काम करता है तो वो क्यों नहीं चाहेंगे? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्पीकर का जो पोजीशन है वो सबसे अहम फैक्टर है, सबसे अहम क्राइटेरियन है। इस तरह की कोई बात न तो जेडीयू समझता है न टीडीपी समझता है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। उससे ज्यादा अहम मुद्दे हैं अपने अपने स्टेट में उनकी जो सरकारें हैं वो शांति से चलती रहे, उन सरकारों के काम के बीच में कोई बीजेपी अड़ंगा न डाले, और उनको जो
फंड्स की जरूरत है, जिस तरह के पैसे की जरूरत है, वो फंड भी बना किसी मुश्किल से आता रहे। हमने देखा है कि कर्नाटक में किस तरह से फंड कर्नाटक के रोके गए थे, और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है तो उसको किस तरह से तकलीफ दी गई। तो उस फ्रंट पर वो, क्योंकि देखिए वहां पर उनको जो पर्टिकुलरली जो आंध्र प्रदेश में उनको जो फ्रीबीज वाला स्कीम चलानी है, 5-6 जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स की है, उसके लिए उनको बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है। लगभग 55 से 60 हजार करोड़ का उनका अमाउंट है। और वो जिस तरह की इकोनॉमी आंध्र प्रदेश की बनी है, उसमें उस तरह का फंड जनरेट करना बहुत मुश्किल है। तो ये केंद्र के साथ में ही एक अच्छे संबंध बना के रखने में वो उनका, मुझे लगता है, फायदा है। उसी में अकलमंदी है, इस तरह की सोच उनकी बनी होगी, तभी जाकर वो स्पीकर के पोस्ट के लिए अभी आग्रह नहीं कर रहे हैं। और वही बात कुछ कम ज्यादा मात्रा में उधर बिहार में भी है, उधर भी जेडीयू का नजरिया शायद यही है, ऐसा लगता है। हालांकि ये बात अलग है कि जेडीयू ये सोचता होगा कि इससे ज्यादा अच्छी मिनिस्ट्रीज मिलनी चाहिए थी, वो मिनिस्ट्रीज उनको नहीं मिली। उसके बावजूद वो नाराज तो हुए हैं नीतीश कुमार, वो नाराजगी भी उन्होंने दिखा दी है, वो भी है। लेकिन स्पीकर के पद के लिए शायद वो उतना इंसिस्टेंट नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं वो होंगे। वो हमारे तरफ से शायद उस तरह की बात की आगाज, उस तरह की बात का आगाज हमारी तरफ से हुआ है। पत्रकार ये कह रहे हैं कि भाई शायद वो स्पीकर की पोस्ट ही मांग रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनकी राजनीति में स्पीकर की पोस्ट, आज की राजनीति में स्पीकर की पोस्ट की वो अहमियत न हो जो हमको दिखती है। राम प्रकाश जी। विवेक सर, ये जो चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से मंत्रिमंडल भी, सारे प्रमुख मंत्रिमंडल भी अपने पास रखे गए, फिर अगर लोकसभा अध्यक्ष भी अपना बना लिया जाता है, मतलब भारतीय जनता पार्टी अपना बना लेती है, तो इसका जो महाराष्ट्र में जिस तरीके से बात हो रही थी, एक नाथ शिंदे ने जो आरोप लगाए थे, उसके बाद अभी लगातार ये चर्चाएं हो रही हैं महाराष्ट्र को लेकर के भी कि छगन भुजबल साहब कहाँ जा रहे हैं। तो एनसीपी जो अजीत पवार वाली है, उसके अंदर भी एक अलग नाराजगी चल रही है। उधर एक नाथ शिंदे भी लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं। राज्य में चुनाव होने हैं, इस लिहाज से ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कुछ मैसेजिंग होगी वहां पर, क्या मैसेजिंग होगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो गठबंधन चलाने में कामयाब हो रहा है, केंद्र में सरकार है, तो महाराष्ट्र में उसका इफेक्ट पड़ सकता है, राज्य के चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा, कि वहां भी वो अपने को एक दिखाने में कामयाब हो सकते हैं अगर ये परिस्थितियां इस तरीके की रहती हैं तो? एक मैसेजिंग तो हुआ है, और वो उसके अंतर्गत ये एक प्रोग्राम लिया जा रहा है, घर घर चलो, ऐसा कुछ प्रोग्राम को कह रहे हैं। मतलब वो, और वो मेनली टारगेट कर रहे हैं संविधान वाले मुद्दे को। बीजेपी का मेन टारगेट है संविधान वाले मुद्दे पे जो नुकसान हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में लगभग 13% दलित पॉपुलेशन है, और उनका जो इंटरनल असेसमेंट है उसके हिसाब से दलित पॉपुलेशन पूरा बिल्कुल उनके खिलाफ गया है। तो उनको फिर से अपने तरफ करवाने का जो एक जो कोशिश है, उस कोशिश की शुरुआत वो कर रहा है। घर घर चलो कैंपेन कुछ, उसमें मतलब सिर्फ दलितों के घर जाने वाले नहीं है, जो भी सारे पूरा जितना भी इलेक्टोरेट है सबके घर में जाना, और बीजेपी का जो विजन है उस विजन को ठीक से रखना, उस पर्सपेक्टिव में रखना, ये एक प्रोग्राम वो ले रहे। तो ये पहला मैसेज तो गया है महाराष्ट्र में, और उसका प्रोग्राम भी वो जल्द शुरू करने वाले हैं। तो जो भी नुकसान वाले मुद्दे हैं, जिन मुद्दों से बीजेपी को नुकसान हुआ है, एक तो संविधान वाला मुद्दा है, किसानों के जो सवाल है, किसानों के जो प्रश्न है, वो बहुत अहम महाराष्ट्र में हो चुके हैं। और किसान पर्टिकुलर, अब तो ये भी बात सामने है कि अर्बन एरियाज में भी बीजेपी को नुकसान हुआ है, सिर्फ रूरल में नहीं। पहले तो ये अपेक्षा ही की जा रही थी कि सिर्फ रूरल एरिया में ज्यादा नुकसान होगा, अर्बन एरिया में शायद बीजेपी का वोट शेयर उतना ही बना रहेगा। बहुत लोग तो ये भी कह रहे थे कि 30 सीटें बीजेपी के अलायंस को मिलेगी और 18 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलेगी, और जबकि मैं हमेशा ये दावा कर रहा था कि 30 से 35 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलेगी। हुआ वही। तो जिन मुद्दों पर बीजेपी को नुकसान हुआ है, उन मुद्दों पर लोगों का मत परिवर्तन करना और लोगों को फिर से बीजेपी की तरफ खींच कर लेके आना, जो बीजेपी से छिटक कर चले गए जो इलेक्टोरेट है, उनको बीजेपी की तरफ वापस लाना, ये एक मेजर मैसेज केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से गया है। और उस पर वो अमल करने की जो भी एक्सरसाइज है उसकी जल्द से जल्द वो शुरुआत करने वाले हैं। अब वो घर घर चलो वाला कैंपेन है, वो कब शुरू होता है मुझे पता नहीं, लेकिन वो एक काम वो करने वाले हैं, ताकि जो नैरेटिव बना है
बीजेपी के खिलाफ, उस नैरेटिव को किसी भी तरह से रिवर्स कर लिया जाए। लेकिन 3 महीने का जो पीरियड है वो बहुत कम होता है, और संविधान का मुद्दा जो है उसने बहुत अच्छी जड़ पकड़ ली है, और उसकी वजह से उसको इतने आसानी से वो निगेट कर पाएंगे। 3 महीने का पीरियड बहुत कम होता है, मुझे नहीं लगता। इसलिए जो डिसएडवांटेज बीजेपी के लिए बना है वो 3 महीने तक बना रहेगा, बशर्ते कि जो विपक्ष है वो उन मुद्दों को सतत 3 महीने तक भूनता रहे। वो बहुत जरूरी है, 24/7 वो उन मुद्दों को वो जीवित रखना अगर जानते हैं, तभी जाकर 3 महीने के बाद कुछ उसी तरह के नतीजे महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेंगे जिस तरह के लोकसभा इलेक्शन में देखे गए। और बहुत सारी बातें जो है वो आज भी महाविकास आघाड़ी के पक्ष में ही जा रही है। तो 3 महीने में बीजेपी के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बहुत कोशिश की इंतहा करनी पड़ेगी, तब जाकर कुछ स्थिति उनके पक्ष में बन सकती है, थोड़ी बहुत।